सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। आवाज समाचारों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इनकम टैक्स की रेड में एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी के घर से 9 करोड़ रुपए बरामद। 3 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापेमारी। आडवाणी जी की हालत देखी आपने? आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। आडवाणी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके फंसे राहुल। बीजेपी ने राहुल को दिखाई सभ्यता की याद। 25 साल बाद एक मंच पर दिखेंगे समाजवादी पार्टी और बीएसपी। आज देवबंद में मायावती और अखिलेश यादव करेंगे साझा रैली। भारी वोटों से हम जीतेंगे, ज्यादा सीटें मिलेगी और फिर से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक वाक्य में मैं कहूं तो किसी भी तरह से मत को लूटो। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को दोबारा जीत का पूरा भरोसा। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, इस बार भी जीतेंगे राज्य की 26 सीटें। कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया छलावा। यूपी की बागपत सीट पर कांटे की लड़ाई। बीजेपी और महागठबंधन उम्मीदवार जयंत चौधरी के बीच कड़ी टक्कर। सीएनबीसी आवाज की चुनाव यात्रा में आज देखिए जाट लैंड का मिजाज। देश के 2/3 लोग मोदी को दोबारा देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। सीएनबीसी आवाज फर्स्ट पोस्ट ट्रस्ट सर्वे में बीजेपी पर दिखा सबसे ज्यादा भरोसा। इधर मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम में छापों का शोर है। सीएम कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और करीबी राजेंद्र मिगलानी के घर आयकर विभाग ने आज तड़के छापेमारी की। आईटी की टीम ने इंदौर, भोपाल, दिल्ली में 50 जगहों पर एक साथ छापे मारे। राजनीतिक उबाल लाने वाली इस खबर पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं अपने संवाददाता शंकर आनंद के पास। शंकर, बताएं क्या अपडेट है अभी? देखिए मनोज, इस वक्त में भी इनकम टैक्स की टीम मौके पे मौजूद है। और जो अगर बात करें राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के 30 लोकेशन है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा का जो लोकेशन है उस जगह पे भी छापेमारी चल रही है। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो वहां आमीरा ग्रुप एंड मोजर वायर नाम की कंपनी है जो ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में स्थित है, ए ब्लॉक में। उस जगह भी तकरीबन 20 इनकम टैक्स के अधिकारी मौके में मौजूद है, वहां पर छापेमारी कर रही है। और छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को इकट्ठा किया गया है। अब तक जो इस मामले में जानकारी मिली है कि कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज अभी तक बरामद कर लिया गया है और इसकी अब जल्द ही अब फॉरेंसिक लैब में बकायदा इसकी जांच करवाई जाएगी। और अगर पूरे मामले की बात करें तो इस मामले में प्रवीण कक्कड़ की बात कर ले जो ओएसडी रह चुके हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के। और इसके साथ ही अगर बात करें रतुल पुरी की बात करें, पूरा जो मामला है मनोज वहीं से स्टार्ट हुआ। रतुल पुरी अभी एक मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नजदीकी बताया जा रहे हैं, नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और इसी मामले में एक डिफेंस डील मामले में इससे पिछले कुछ दिनों पहले ईडी ने पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली और उसके बाद उन तमाम जानकारियों को इनकम टैक्स के साथ भी साझा किया था। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए इनकम टैक्स ने इन तमाम मामलों के लिए एक ऑपरेशन की एक प्लानिंग की और तकरीबन 300 अधिकारियों की टीम बनाई गई। और आज देर रात में तकरीबन 2 बजे तमाम अधिकारियों को डिप्लॉय कर दिया गया। और डिप्लॉय करने के साथ ही इस ऑपरेशन में काफी गुप्त रखा गया, यहाँ तक कि लोकल जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उनको भी इस मामले में जानकारी नहीं दी गई। और तमाम जो 50 लोकेशन है, 50 लोकेशन पे 300 अधिकारियों को यह ऑपरेशन बाकायदा अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में तकरीबन जो 30 लोकेशन हैं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में, उन जगह पे छापेमारी की जा रही है। और अभी बात करें मनोज, जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से कई राजनीतिक हस्तियों के नाम बकायदा इससे जुड़ रहे हैं और उनके परिजनों से वास्ता जुड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है। इस मामले में कांग्रेस कई तरह के आरोप भी लगा रही है कि अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उस पर एक गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जी चलिए, तो जी आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक इसके 2 डायनेमिक हैं कि एक तो ये है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, अगुस्ता वेस्टलैंड से इसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर। हम फिर आपसे अपडेट लेंगे आगे जिस तरीके से ये खबर डेवलप करेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान को लेकर अब बवाल छिड़ गया है। राहुल गांधी ने कल हरिद्वार की चुनावी रैली में कहा था कि आडवाणी को
स्टेज से लात मारकर उतार दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को आडवाणी ने ब्लॉग में लिखा था कि आलोचकों को दुश्मन मानना और वैचारिक मतभेद को देशद्रोह बताना गलत है, ये बीजेपी की परंपरा नहीं। उन्होंने ये भी लिखा था कि कभी भी पार्टी इस तरह से नहीं सोचती रही है। उन्होंने अपने ब्लॉग में नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट का मंत्र भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के ब्लॉग को बीजेपी का उत्तम सार बताया था। आडवाणी के ब्लॉग को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमले कर रहा है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। हिंदू धर्म में सबसे जरूरी चीज गुरु होता है। गुरु शिष्य का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी के गुरु कौन है? आडवाणी। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी है आपने? आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। अब राहुल के इस बयान पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि राहुल जी को शायद सभ्यता नहीं आती। इस वक्त कांग्रेस पूरी तरह हताश हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हताश हो चुकी है। घुटने टेक दिया उन्होंने। चुनाव का स्तर गिराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनके सभी नेता कभी माननीय प्रधानमंत्री को कुछ बोल रहे हैं, कभी बाकी लोगों के बारे में गाली गलौज कर रहे हैं। इस निचली स्तर की राजनीति पे उतर आना पूरी तरीके से संकेत देता है कांग्रेस पार्टी बहुत बेहाल है, संतुलन खो रही है। राहुल गांधी जी को सभ्यता शायद आती नहीं है। और राहुल गांधी के इस बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा। चरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल, ये क्या भाषा है? क्या चुनाव में ऐसी भाषा, और वो भी राहुल गांधी के मुंह से, जो प्रेम और भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं और इसी आधार पर मोदी जी की आलोचना करते हैं, और वो इस तरह की भाषा बोलते हैं? देखिए, जिस तरह से हम भारतीय संस्कृति में अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से आडवाणी जी का भी उस तरह से सम्मान होना चाहिए था, जो दिखा नहीं है। तो एज एक भारतीय, चाहे वो हमारी विपक्षी पार्टी में है, लेकिन जिस तरह से उनका अपमान हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारे दल के लोगों को भी वो चुभता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, जिनको हम बहुत आदर सम्मान से पूरा देश देखता है, आप छोड़ दीजिए कि कौन सी पार्टी से हम हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है, ये देखते हुए उन्होंने एक सिंबॉलिक बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी हमको ये न सिखाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी रचना रचती रहती है। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए चरण सिंह सापरा साहब। आपने कहा कि बुजुर्गों की बड़ी इज्जत होती है, राहुल जी ने भी कहा कि गुरु की इज्जत होनी चाहिए। तो ये बताइए कि सिर्फ अपने गुरु की इज्जत होनी चाहिए, या आप खुद ही कह रहे हैं कि बड़े सम्मानित नेता हैं आडवाणी जी, और उनके लिए तो आडवाणी जी के शान में राहुल जी ने क्या बड़ा इजाफा कर दिया ये कह के कि उनको बेइज्जत करके निकाला गया? नहीं, उनकी शान में इजाफे की बात नहीं है। जिस तरह से उनको निकाला गया है वो दर्शाया। क्या आपको इस बात का या तो आप देखिए भाई साहब, या तो आप मुझे सवाल पूछते हैं तो मुझे बोलने दें। ठीक है, आप पहले बोल ले। जी बोले आप। देखिए, ऐसा है कि जिस क्रूरता से उनको निकाला गया है, उस क्रूरता को दर्शाने का ये एक प्रयास है। और भारतीय जनता पार्टी, यही मैं कहता हूँ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री किसी फीमेल को, किसी औरत को जर्सी गाय बोल सकते हैं, बाजारू औरत बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, उस पे भी बात कर लेंगे। सापरा साहब, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो आपकी जो सफाई है उस पर जरा उनसे जवाब ले लेते हैं, राजीव जेटली से। राजीव जेटली जी, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि जिस तरीके से आडवाणी जी के साथ जो सुलूक हुआ उसको दर्शाने के लिए राहुल गांधी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। आप किस हद तक सहमत और क्या कहना चाहेंगे आप? किसी आदमी की छवि आप कितनी देर तक छुपा के रख सकते हैं? उसका असली चेहरा तो जनता के सामने आ ही जाता है। उसकी असली जो भाषा है, जिस भाषा का वो रूटीन में उपयोग करते हैं, वो जनता ने सुना कि यही भाषा होगी। शायद जो अभी तक हम चेहरा देख रहे हैं उनका, वो एक नकली चेहरा होगा, आर्टिफिशियल चेहरा होगा।
सम्मान और अपमान की बात वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के पार्थिव शरीर को अपने घर के पास नहीं रखने दिया। अपमान और सम्मान की डेफिनेशन वो लोग दे रहे हैं हमें जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री, जो राहुल गांधी के पिता से भी बड़ी उम्र के थे, मनमोहन सिंह जी, उनके सामने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। इन्हें शर्म नहीं आ रही है। मुझे लगता है हमें शर्म आ रही है राहुल गांधी जी की टिप्पणी के ऊपर टिप्पणी करते हुए भी, कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम टिप्पणी क्यों करें जिसने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया हो। आडवाणी जी हमारे पूजनीय हैं, आडवाणी जी हमारे मार्गदर्शक हैं, आडवाणी जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है। आडवाणी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सदैव बना रहेगा और सदैव बना रहा है। लेकिन हमें उन लोगों से चर्चा करनी चाहिए क्या इस बारे में जिन लोगों के मर्यादाओं के। ठीक है राजीव जी, आपका पॉइंट क्लियर है। एक बार चरण सिंह सापरा जी से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। देखिए सापरा जी, जो आरोप प्रत्यारोप है वो तो चलते रहेंगे। 4 आप उनके ढूंढ के लाएंगे, वो 4 आपके ढूंढ के लाएंगे। लेकिन आप बताइए कि चुनाव में इस तरह की भाषा, चाहे इधर से हो या उधर से हो, आप प्रवक्ता हैं, आप राहुल गांधी की बात को काट नहीं सकते हैं, ये आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसी भाषा आपको पसंद आती है चुनाव में? देखिए, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी भाषा प्रधानमंत्री ने क्या कहा था गुजरात के चुनाव में, कि कांग्रेस के नेताओं ने मेरी सुपारी ली है। फिर उन्होंने क्या कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व आर्मी के चीफ और पूर्व उपराष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर के मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान के साथ में। अब जब वो विषय पार्लियामेंट में आया तो एक हफ्ता प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं आए और एक हफ्ते के बाद अरुण जेटली जी को भेजा माफी मांगने के लिए। तो ऐसे लोग जो इस तरह की सुपारी वाली बातें या किसी औरत को विधवा कह देना, इस तरह की बातें शरेआम चुनाव में करते आए हैं, सुरूपनखा जैसी बातें वो पार्लियामेंट के अंदर हाउस में बैठ करके इस तरह का वक्तव्य करते हैं। राजनीति का स्तर जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने, और खास करके नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, ये शाह और शहनशाह, इनकी तानाशाही ने राजनीति का स्तर भारत में गिरा दिया है। ठीक है, लेकिन आपके अध्यक्ष तो कहते हैं कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं वो आपके अध्यक्ष भी कहते हैं कि नफरत की राजनीति ये करते हैं, लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी इल्जाम लगा रहे हैं आप पर, यही बात कह रहे हैं कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है। बहरहाल राजीव जेटली जी, आपसे भी मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं जो चरण सिंह सापरा से मैंने पूछा था कि 4 उदाहरण आप ढूंढ के ले आएंगे और 4 उदाहरण वो ढूंढ के ले आएंगे इस मुद्दे पर। लेकिन बताइए कि बहैसियत एक प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता, क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस तरह से भाषाओं का जो एक्सप्रेशन है उसका इस तरह से नीचे जाना, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, आप लोगों के लिए बड़े कंफर्ट की स्थिति होती है क्या एक प्रवक्ता के रूप में? जेटली जी की लगता है जेटली जी का संपर्क टूट गया है। बहरहाल चरण सिंह सापरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम अपनी पार्टी का पक्ष रखा हमारे साथ। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के विकास के रास्ते का स्पीड ब्रेकर बताया और कहा कि मोदी लहर ने ममता की नींद उड़ा रखी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के सबसे लोकप्रिय और बड़े नारे मां माटी मानुष को भी एक धोखा बताया। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री चाहते हैं आप ये जितना मोदी मोदी करते हैं ना, उतना ही किसी की नींद उड़ जाती है। जानते हैं ना कौन है वो? कौन है? स्पीड ब्रेकर। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है और सारा अपने अफसरों पर गुस्सा निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा निकाल रही है। साथियों, मां माटी मानुष का वादा एक तरफ है और तृणमूल की सच्चाई दूसरी तरफ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दीदी मां को भुलाकर भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वालों के साथ खड़ी हो गई। ये मां का अपमान है।
आपने राजनीतिक फायदे के लिए घुसपैठियों को बचाकर दीदी ने माटी के साथ भी विश्वासघात किया है। पश्चिम बंगाल के लोगों को टीएमसी के गुंडों के हवाले करके उन्होंने मानुष की सारी उम्मीदें तोड़ दी है। और अब सीएनबीसी आवाज की चुनाव यात्रा। चुनावी घमासान में उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका निभाएगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस क्षेत्र में सबसे दिलचस्प मुकाबला है बागपत की सीट पर। तो चलिए सीएनबीसी आवाज की चुनाव यात्रा में आज लेकर चलते हैं आपको जाटलैंड में। राम राम जी। हम इस वक्त हैं बागपत के गोरीपुर जवाहर नगर गांव में और कई सारे लोग यहां बैठे हुए थे। मैं सोचा क्यों नहीं इन लोगों से जानूं कि आखिर इस बार इलेक्शन में ये लोग किसको जितवा रहे हैं। सतपाल जी ने कुछ काम किया जी पास? ये तो सतपाल ने करवा दिया, ये तो बना हुआ दिखा दिया जी। और मोदी ने भी काम कर दिया, जहाँ एक फलांग भी है ना कमरा, उसमें लाइट है। 4 साल होली इतने काम कर दिए उनने इसमें भारत में, और कितने किसी नेता ने नहीं करे। अच्छा जी, और बात सुन लो, अब भी कर ही रहे, मतलब जो बदमाश है सारे अपने आप ही हुए आगे। और हम तो 12 निकलते भी डरते रात को। अब वो डर नहीं होता? अजीब है ही नहीं, कहीं भी फिरो आदमी। अब तो हम मजे मार रहे। गांव के लिए कई सारे विकास के वादे किए गए थे कि किसानों को पैसे देंगे, मुफ्त में कनेक्शन, गैस का कनेक्शन देंगे, बिजली का कनेक्शन घर घर पहुंचाएंगे। ये सब आपको अपने गांव में, आसपास के गांव में दिख रहा है? हमारे गांव में, सारे गांव में, जहाँ एक मतलब यहाँ से 50 कदम दूर बाहर भी कहीं एक मकान बना के रह रहा है, वहाँ भी लाइट की व्यवस्था है, केबल द्वारा है। अच्छा, हर गांव में लैट्रिन बाथरूम की सारी, मतलब लैट्रिन तो कोई घर ही नहीं खाली है। अच्छा, दूसरी बात ये है जी, हमारे गांव में कम से कम ना भी आएंगे 400 कनेक्शन आए हैं गैस के जो कुल 100 रुपये में आए हैं। तो हमें तो मोदी ने दिया। अजीत को यहाँ से 4 बार बनाया सांसद, एक भी खरंजा कहीं अजीत का अगर एक लगा पा जाए आपको बोर्ड, एक बोर्ड पूरे क्षेत्र में देख लो कहीं। तो ट्रांसफार्मर जो जैसे गांव में ट्रांसफार्मर फूक गया तो पैसे देगा, ट्रांसफार्मर मिला था। अब अपने आप धर के जाएंगे अपनी गाड़ी से ट्रांसफार्मर, कोई पैसा नहीं लेते हमारे थे। आज फूक गया, कल को आ जाएगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे चूँकि जातीय समीकरण भी एक बड़ा मायने रखता है, चूँकि आरएलडी है जिसको बसपा सपा का समर्थन भी प्राप्त है, तो आपको लगता है यहाँ पे जाट, दलित, मुस्लिम एक साथ होकर आरएलडी को वोट देंगे? नहीं जी, यहाँ जो है सब बीजेपी को देंगे वोट। दलित भी जो है ना हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ है। और जो है ना 50% जाट भी जो है बीजेपी के साथ है। दलित के तो नेता मायावती हैं, तो मायावती के साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ मायावती का कैंडिडेट पर्सनल नहीं है, मायावती का कोई निशान नहीं है, और वैसे भी भाजपा से प्रभावित हैं दलित भी। हालांकि चौपाल में लोगों ने ये जरूर कहा कि बसपा उम्मीदवार नहीं होने से दलित वोट भी भाजपा को ही मिलेगा। फिर भी मुझे लगा कि दलितों के बीच पहुंचना चाहिए। जब दलितों के गांव में हम पहुंचे तो फिजा बदली हुई थी। घर नहीं बने जी, घर तो है नहीं जी। घर नहीं? हाँ, ऐसे भी बच्चे हैं जी जिनके माँ बाप नहीं, उनका घर भी नहीं जी। अभी कैसे रहते हो? जैसे छप्पर घेर रखा था हमने। छप्पर घेर वैसे रहते तो सरकार मकान बना रही थी गरीबों का, आपके मकान नहीं बने? नहीं जी, बोला था प्रधान ने एप्लीकेशन लगा, तो हमने एप्लीकेशन लगाई थी। 1 मीटर लगवाया था, उसमें भी आग लग गई, उसे 70 चक्कर काटे, वो दिन नहीं लगे। अब आप बताओ, आप तो कुछ बोल ही रहे हो, कुछ फायदा हुआ? पेंशन भी नहीं देनी। अच्छा, पेंशन नहीं मिल रहा? नहीं, हमें नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ लोग रसोई गैस और बिजली आने की बात जरूर स्वीकार कर रहे हैं। कुछ फायदा हुआ पिछले 5 साल में जी? हुआ जी। क्या क्या फायदा हुआ जी? फायदा जी, गैस सिलेंडर मिले, लाइट 24 घंटे रहती है, गैस भी आ रही, बिजली भी सही टाइम पर आ रही। ऐसा लग रहा है मानो पूरा बागपत 2 हिस्सों में बट गया हो, इसलिए यहाँ का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। लक्ष्मण रॉय, बागपत। और बागपत में कुछ व्यापारियों और वहां के कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी बातचीत की है लक्ष्मण रॉय ने। देखिए क्या है उनका मूड। हम इस वक्त बैठे हैं बागपत के बाजार में, जहां ना सिर्फ हमारे साथ कारोबारी होंगे बल्कि बागपत की राजनीति और जातीय समीकरण पर पैनी नजर रखने वाले लोग भी हैं। आखिर क्यों कोई शख्स बीजेपी के उम्मीदवार को बागपत में वोट करे?
इस सरकार में, खासकर मोदी सरकार में, हमने देखा है कि हमारे देश की सीमाओं को बिल्कुल सुरक्षित किया गया है। ये नई सेना के बारे में क्या पता है? एक जनरेशन को पता, आपको क्या पता? आप झूठ बोलने के सिवा कर रहे हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, नहीं ठीक, नहीं, हाँ, देखिए सुनिए, अब जब बात आई है तो सुनिए, और मैं तर्क से बात करूंगा। देखिए, चाहे वो रफाल हो, खरीदा नहीं इन्होंने, चाहे वो अपनी जैकेट हो, वो नहीं खरीदी इन्होंने, कोई भी सेना के लिए कुछ भी इन्होंने कभी नहीं किया। जब ये हाईवे बना था तो उसमें बसपा भी, सपा भी और लोकदल भी, इन लोगों ने कमीशन अपना ना मिलने की वजह से हाईवे का निर्माण रोक दिया गया। ये कौन सा हाईवे बन रहा है? ये हाईवे फर्जी हाईवे कहिए, हाईवे नहीं है ये। जब 2014 में मोदी जी आए थे, बेरोजगारी की दर आज जो उससे 8 गुना ज़्यादा है। एक युवाओं की फौज खड़ी कर रखी है, मोदी 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 मोदी। ये विकास है? सरकार का दावा है कि गन्ना मिलों भुगतान किया जा रहा है, और ये भी कहा गया कि हम 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेंगे तो हम चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या ये ऐलान जमीन पर दिखा आपको? ये ऐलान बिल्कुल नहीं। अगर 14 दिन में भुगतान मिल जाए तो कोई शिकायत नहीं। कितने मिल मालिक जेल गए कि किसान को तो 10,000 रुपए की वजह से तहसीलदार लगा हवालात में बंद कर लेता है अगर किसान में बकाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक भी मिल मालिक जेल गया? आपका क्या मानना है, यहाँ पे समीकरण किधर ज्यादा मजबूत दिख रहा है? समीकरण के हिसाब से ज्यादा मतलब बीजेपी का दिख रहा है। जो महागठबंधन है, वो महागठबंधन के अंदर सारे के सारे मतलब क्या लगा है, वो बीएसपी, लोकदल, सपा, इनको सब लोगों ने आजमा के देख लिया, और 5 साल में विगत में मोदी जी को भी देख लिया। मोदी जी ने वो काम किए कि जो विगत अब तक 60 साल में नहीं हुए। डंडा वही रहा, झंडा बदल गया बस। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि वो योजना हमेशा ब्लैक में हमें गैस मिलती थी। 1,000 रुपए सिलेंडर ब्लैक में बिकते थे। आज वो कंडीशन है कि पब्लिक को घर बैठ कर सिलेंडर मिल रहे हैं। इसको स्वीकार कर रहे हैं आप? नहीं, उज्ज्वला योजना शुरुआत जितिन प्रसाद यही कहते हैं, हमने शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी। उज्ज्वला योजना शुरुआत नहीं कहा, जमीन पर किसके कार्यकाल में दिखा? किसके कार्यकाल? नहीं, सच बोलना, जो कुछ हुआ। चलो अगर आप कह रहे हैं, चलो इनके कार्यकाल में जमीन पे आया, चलो मान लेते हैं। मुझे एक मुद्दे की बात समझा दीजिए आप लोग। अगर राष्ट्रीय लोकदल या समाजवादी पार्टी या बीएसपी को अब अपने जीतने की उम्मीद होती तो ये लोग गठबंधन क्यों करते? व्हाट इज कारण? 11 अप्रैल को जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको लगता है कि जाट और दलित एक साथ आ पाएंगे इस आपस में समझौते के बाद, महागठबंधन के बावजूद? नहीं। दलित भाजपा को वोट देंगे यहाँ पे? भाजपा को वोट देते हैं, पिछली बार भी दिया। जितना भी वाल्मीकि समाज है वो 100% बीजेपी को वोट देगा। लखपत का चुनाव काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। जातीय समीकरण काफी ज्यादा हावी रहेगा, और इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि महागठबंधन अगर सफल होता है तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण बागपत होगा, अगर विफल होता है तो उसका भी सबसे बड़ा प्रमाण बागपत होगा। लक्ष्मण रॉय, बागपत।